गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस में। आज हम समास पार्ट 3 को समझेंगे। इसके पहले हमने समास पार्ट 1 एवं पार्ट 2 समझा, जिसमें हमने अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास एवं द्विगु समास, जिसकी परिभाषा एवं उदाहरण को बड़े ही सरल एवं आसान तरीके से समझा है। वैसे ही आज हम बहुब्रीहि समास एवं द्वंद्व समास को समझेंगे। मगर इसके पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन की बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे नए वीडियो की जानकारी आप तक बड़े ही आसानी से मिलती रहे। तो चलिए समझते हैं और शुरू करते हैं आज समास पार्ट 3। आज हम समझेंगे बहुब्रीहि समास को। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, परिभाषा देख लेते हैं। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। मगर इसके पहले हम बहुब्रीहि समास एवं उसके उदाहरण को समझें। हमने जो पिछले 4 समास पढ़े हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहला समास अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है। वहीं तत्पुरुष समास में बिल्कुल सही, दूसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में क्या होता है, पहला पद विशेषण और दूसरा पद क्या होता है, विशेष से होता है। वहीं द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद संख्यावाचक होता है। आज अब हम क्या पढ़ रहे हैं, बहुब्रीहि समास पढ़ रहे हैं और बहुब्रीहि समास की परिभाषा देख लेते हैं फिर से। जिस समास में कोई भी पद क्या नहीं होता है, प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, नीलकंठ, नीला है कंठ, अर्थात क्या होता है, भगवान शिव। यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों पद नील और कंठ मिलकर तीसरे पद की ओर यानी शिव की ओर संकेत किया है, इसलिए हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि यह क्या है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। चलिए इसके और उदाहरण के माध्यम से हम इसे बेहतर समझ लेते हैं। उदाहरण देखते हैं, दशानन, विग्रह करने पर क्या होगा, 10 है जिसके आनन किसकी ओर संकेत कर रहा है, रावण की ओर। महावीर, महान है जो वीर, किसकी ओर संकेत कर रहा है, हनुमान की ओर। मगर एक मिनट, बिल्कुल जो सवाल मेरे दिमाग में उठ रहा है, क्या आप सभी के दिमाग में भी यही सवाल उठ रहा है? बिल्कुल उठ रहा होगा। आप सभी ये कह रहे होंगे कि मैम एग्ज़ाम हॉल में तो दिमाग पर दबाव बहुत होता है और हमें जल्दी से जल्दी प्रश्नों के सही उत्तर करने होते हैं। फिर यदि दशानन में पहले वाला जो पद है संख्यावाचक है, तो हम इसे बहुब्रीहि क्यों कहें, इसे हम द्विगु क्यों ना कहें? और महावीर में पहले वाला जो पद है वो विशेषण है, फिर हम इसे बहुब्रीहि क्यों कहें, इसे कर्मधारय क्यों ना कहें? बिल्कुल इस तरह का सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा और आना भी ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में हम पर दबाव बहुत होता है, हमारे दिमाग पर दबाव बहुत होता है और हमें जल्दी से जल्दी सही जवाब लिखने होते हैं। तो चलिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, शायद ही आपने कभी इसे सुना होगा या समझा होगा। यदि समझा होगा तो बड़ी अच्छी बात है, सुना होगा तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं सुना समझा है तो मैं आपको बता देती हूँ, इसके बाद कभी भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण में आपसे गलती नहीं होगी। तो बहुब्रीहि समास में जो भी उदाहरण उपयोग में लाए जाते हैं, बहुब्रीहि समास में जिन उदाहरणों का प्रयोग किया जाता है, मैं आपको बता दूं, वो सभी उदाहरण संसार में केवल अकेले होते हैं, उनके समान कोई दूसरा नहीं होता है। समझ आ गया कि जो है बहुब्रीहि समास में जिनके भी उदाहरण हम लेते हैं वह क्या होते हैं, संसार में अकेले होते हैं, उनके समान कोई दूसरा नहीं होता। तो अब आप समझ गए, आप दशानन को क्या कहेंगे,
बिल्कुल सही। अब आप द्विगु समास नहीं कहेंगे, आप इसे क्या कहेंगे? बहुब्रीहि समास कहेंगे। महावीर को आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही, इसमें भी क्या है? बहुब्रीहि समास है। अब ये कर्मधारय समास बिल्कुल नहीं है। उसी तरह अगले उदाहरण भी देख लेते हैं। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है जो, यानी क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। चक्रपाणि, चक्र है जिसके पाणी में, किसे कहते हैं? विष्णु को कहते हैं। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, किसके लिए उपयोग किया जाता है? सही बात है, कृष्ण के लिए। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, किसके लिए उपयोग किया जाता है? गणेश के लिए। अनहोनी, ना होने वाली घटना, कोई, इसका मतलब क्या होता है? कोई विशेष घटना। चंद्रमौली, चंद्र है जिसके मौली पर, कौन? भगवान शिव, बिल्कुल सही। पंकज, पंख में जो पैदा हुआ, माफ कीजिए, यहाँ जो पंख है वो गलत लिखा गया है, पंख है, तो आप इसे पंख को पंख कर लीजिए। तो पंकज यहाँ का यदि हम विग्रह करते हैं तो क्या बनेगा? पंख में पैदा हो जो, या किसकी ओर संकेत कर रहा है? कमल की ओर संकेत कर रहा है। मुझे पूरी आशा है आपको बहुब्रीहि समास एवं उसके उदाहरण बिल्कुल आसान एवं सरल तरीके से समझ आ गया होगा, और अब आपसे कभी भी बहुब्रीहि समास में गलती नहीं होगी। चलिए अगला समास देख लेते हैं। अगला समास है द्वंद्व समास। परिभाषा देख लेते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगा हो, वहाँ क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। यदि आपकी को इसकी पहचान याद रखनी है तो बिल्कुल याद रख लीजिए कि दोनों पदों के बीच में अधिकतर क्या होता है? योजक चिन्ह, यानी एक डैश लगा हुआ होता है, उसका प्रयोग होता है। तो आप आसानी से समझ जाइएगा कि यहाँ पर क्या है? द्वंद्व समास है। चलिए हम उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण देख लीजिए। देश विदेश, यदि हम इसका विग्रह करते हैं तो क्या होगा? देश और विदेश। ठंडा गर्म, इसका यदि हम विग्रह करते हैं तो क्या होगा? ठंडा और गर्म। उच्च नीच, विग्रह करने पर ऊंच या नीच। राधा कृष्ण, विग्रह करने पर क्या बनेगा? राधा और कृष्ण। खरा खोटा, खरा और खोटा। इस तरह हमने अव्ययी भाव समास से लेकर द्वंद्व समास तक 6 समास, जिसकी परिभाषा, उसके उदाहरण बड़े ही आसानी से और सरलता से समझ लिए। मुझे पूरी आशा है कि अब आपका कभी भी समास में किसी भी तरह से कोई गलती नहीं होगी। तो चलिए एक थोड़ा सा ओरल टेस्ट मैं आपका ले लेती हूँ। मैं सवाल करते जाती हूँ, आप उसके फटाफट मुझे जवाब देते जाइए। चलिए तैयार हो जाइए। बताइए समास का संक्षिप्त, माफ कीजिए, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मैंने जवाब आपको शायद पहले ही दे दिया है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बिल्कुल, उसका अर्थ होता है संक्षिप्त। तन मन धन, इसमें कौन सा समास है? फिर से सुन लीजिए। तन मन धन में कौन सा समास है? बिल्कुल सही, तन मन धन में क्या है? द्वंद्व समास है। दही बड़ा में कौन सा समास है? फिर से सुन लीजिए। दही बड़ा में कौन सा समास है? बिल्कुल सही, कर्मधारय समास है। मुख दर्शन में कौन सा समास है? बताइए, मुख दर्शन में कौन सा समास है? बिल्कुल सही, इसमें कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। और अंतिम प्रश्न, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, उसके साथ साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य हो, वहां कौन सा समास होगा? बिल्कुल सही, वहां पर कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको सभी जो समास है वो बड़े ही आसानी से और सरलता से समझ आ गए होंगे। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।